दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस एग्जाम गाइड एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के अपने 5 क्वेश्चन हैं जिनकी अपन रोज चर्चा करते हैं। 5 क्वेश्चनों की इस वीडियो में अपन रोज चर्चा करते हैं एग्जाम गाइड एनालिसिस में। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, भरतपुर के विश्व प्रसिद्ध स्तूप वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो गाइस बताइए, जो भरतपुर का जो स्तूप है, जो कि एक वर्ल्ड प्रसिद्ध स्तूप है, ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो गाइस वर्तमान में यह जो अपना मध्य प्रदेश है, वहां का एक जिला है सतना, वहां पर ही लोकेटेड है। अपन जानेंगे गाइस स्तूप क्या होते हैं और भरतपुर स्तूप के बारे में विस्तार से यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो गाइस आप ये जो चित्र में देख सकते हैं, इसे स्तूप कहते हैं। स्तूप में क्या होता है कि जो स्तूप है वो वैदिक काल से प्रचलित है, जो कि एक तरह का सावधान टीला होता है जहाँ को शव को दफनाया जाता है। इसकी वास्तुकला के बारे में बात करें तो ये गाइस एक बेलनाकार ड्रम के रूप में होता है। ऐसा ये बेलनाकार ड्रम के रूप में, जिसमें गोल होता है, हर्मिका होती है, छत्र होता है और अंडाकार होता है। ठीक है, ये यीस्ट है, ये इसकी छत्र है, ये हर्मिका और ये क्या होता है, अंडाकार होता है। ठीक है, अंडाकार ये अंडाकार ये जो क्षेत्र है, इसमें बुध के अवशेष है वो ढकने के लिए मिट्टी के टीले के प्रतीकात्मक के रूप में। ठीक है, साथ इसमें जो बुध के अवशेष है इसको ढका गया है इस अंडाकार अवशेष से। हर्मिका होती है वो टीले को ऊपरी चौकोर रेलिंग होती है। हर्मिका, ये देखो ये हर्मिका है, ये जो अंडाकार है इसके ऊपर होती है, ये जस्ट यहाँ पे। ठीक है, और छत्र होता है वो ट्रिपल छत्र को सहारा देने वाला एक केंद्रीय स्तंभ होता है। ठीक है, ये है केंद्रीय स्तंभ और इसके नीचे जस्ट यष्टि होते हैं। ये पूछ ले जाते हैं सिक्वेंसिंग में भी कौन कहाँ आता है। अंडा आता है, फिर हर्मिका, फिर यष्टि, फिर छत्र आता है। ठीक है दोस्तों, इस स्तूप के बारे में परिमित सामग्री के बारे में बात करें तो इसका जो मुख्य भाग होता है वो कच्ची ईंटों से बना है। ठीक है, कच्ची ईंटों से बना होता है, जिसे बाद में पक्की ईंटों से इसे बनाया गया। मतलब जो मुख्य भाग बुद्ध के अवशेष हैं जो स्तूप में मिले हैं, वो मुख्य रूप से तो कच्ची ईंटों से बना गया, जिसे बाद में पक्की ईंटों से मजबूत किया गया है। बाद में इसमें प्लास्टर और मेडी का भी निर्माण किया गया है और तोरण भी बनाए गए हैं, जिस पर लकड़ी की मूर्तियों को भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल की बात करें कि स्तूप कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश में एक सांची का स्तूप है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। ये अशोक के सबसे प्रसिद्ध स्तूपों में से एक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का पीपर हवा स्तूप है, जो कि भारत का सबसे पुराना स्तूप माना जाता है। बुद्ध से जुड़े हुए या फिर बुद्ध की मृत्यु के बाद जो भी स्तूप बनाए गए उनके बारे में देखें तो राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकापरा, रामगराम, बेथापीड़ा, पावा, कुशीनगर और पीपलवन ये प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि बुद्ध की मृत्यु के बाद में स्तूप यहाँ पर बनाए गए थे। एक स्तूप अपने राजस्थान के बेराट क्षेत्र में भी है, जो कि गोलाकार है, जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी बना हुआ है। बुद्ध से जुड़े हुए स्तूपों के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजगृह, वैशाली, बेथादिबा और पावा है, ये बुद्ध से जुड़े हुए हैं। वही नेपाल में कपिल वस्तु, अलकप्पा और रामग्राम ये नेपाल में है। उत्तर प्रदेश में अपन ने देखा था ये राजगृह, वैशाली, वेदफा, पावा, इसके अलावा यहाँ पर कुशीनगर और पीपलवन भी है। वही अवंती और गंधार अन्य स्तूप है। इसके अलावा भरत, बोध गया, अमरावती और नागार्जुन कोड़ा अन्य राज्यों में फैले हुए गाइस बौद्ध स्तूप है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं बृहस्पति स्तूप के बारे में। दोस्तों, बृहस्पति स्तूप है वो मध्य प्रदेश के सताना जिले में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ प्राचीन बौद्ध स्तूप कलाकृतियां और अन्य पुरातात्विक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके जन्म की बात करें, ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में बात करें तो गाइस इसका निर्माण है वो अशोक के शासनकाल में किया गया था, लगभग 250 बीसी के आसपास में। ठीक है, बाद में शंगु वंश आया 200 ईसा पूर्व के आसपास, 100 ईसी के आसपास। जो पुष्यमित्र शंगु है, शंगु वंश, इन्होंने इसका संशोधित इसको मजबूत बनाया। मतलब इसका कच्चा रूप है वो तो अशोक ने बनाया था, बाद में जो पुष्यमित्र शंगु है अर्थात शंगु वंश के जो राजा थे, इन्होंने इसको मजबूती प्रदान की। बाद में गाइस 1837 में एलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने इसकी खोज की, इस स्थल का पता लगाया। दोस्तों, यहाँ से प्राप्त जो पुरातात्विक महत्व की जो वस्तुएं हैं उनको कलकत्ता जो भारतीय संग्रहालय है उसमें रखा गया है। साथ ही प्रयागराज का जो संग्रहालय है वहां पर भी इसके कुछ अवशेष आप देख सकते हैं। इसके कलात्मक महत्व के बारे में बात की जाए तो ये बौद्ध कला की अनेकों चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ बुद्ध को मानव रूप के बजाय प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुद्ध देख सकते हैं वो प्रतीकों के माध्यम से दर्शाए गए हैं, यहाँ पर मानव रूप में नहीं दर्शाए गए हैं।
सामान्य प्रतीकों के रूप में क्या होता है, मतलब बुध को जो प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है, ये प्रतीक कौन कौन से? प्रतीक में आता है धर्म चक्र परिवर्तन, बोधि वृक्ष और पद चिन्ह। 3 चीज है, धर्म चक्र, बोधि वृक्ष और पद चिन्ह। इनके माध्यम से यहाँ पर बुध को दर्शाया गया है। इस स्तूप की वास्तुकला की विशेषताओं के बारे में बात करें तो स्तूप को एक पत्थर की रेलिंग से घेरा गया है, जो कि जटिल राहतों से सजा हुआ है। यहाँ पर विभिन्न जातक कथाओं का भी और बुद्ध से जुड़ी हुई जो भी कथाएं हैं उनके विषय की थीम के चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, जातक कथाएं होती हैं बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई, बुद्ध से रिलेटेड जो भी कथाएं हैं उनके बारे में, मतलब भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था उससे पहले की जो भी कथाएं हैं वो जातक कथाएं हैं। तो जातक कथाएं और बुद्ध से जुड़ी हुई जो थीम है उनकी कहानियों का चित्रण है वो आप भरतमुनि स्तूप पर देख सकते हैं। यहाँ पर ऊंची ऊंची मूर्तियां हैं जो कि मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है। इसके सांस्कृतिक महत्व के बारे में बात करें तो रेलिंग और प्रवेश द्वार पर आप नक्काशी देख सकते हैं, जहाँ पर आम लोगों, भिक्षण भिक्षुओं का योगदान भी आप देख सकते हैं। भिक्षु भिक्षुण है जो कि बौद्ध के जो भक्त थे उनको कहते हैं। तो ये हुआ अपना भरत स्तूप के बारे में। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी निम्न में से किससे संबंधित है? तो गाइस, रानी रूपमती और बाज बहादुर है, ये मध्य प्रदेश का जो मांडू क्षेत्र है वहां से रिलेटेड है। उनकी ये प्रेम कहानी है, जुड़ी हुई है मांडू क्षेत्र से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित किया था? तो गाइस, जो मोहम्मद गोरी था जो कि भारत में सबसे पहले आया था, इन्होंने 1191 और 1192 में तराइन का प्रथम और सेकंड युद्ध लड़ा था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान प्रथम युद्ध में तो जीत गए थे और सेकंड युद्ध में हार गए थे। इसके साथ ही भारत में मुस्लिम शासकों की जो स्थापना हुई थी, मुस्लिम राजवंश भारत में बनकर आया था। तो जब मुस्लिम राजवंश भारत में आया तो उसी दौरान जो मोहम्मद गोरी थे उनके दास थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उनके शासनकाल में भारत में तुर्कों का शासन स्थापित हुआ था और इसी दौरान गोरी ने यहाँ पर जो सिक्के चलाए थे उन पर लक्ष्मी का चित्र अंकित आपको मिलता है। ठीक है। इनका मोहम्मद गोरी जो शासक था उन्होंने जो अपने सिक्के चलाए थे उसमें लक्ष्मी का चित्र आप देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गाइस बताइए, एशिया की सबसे लंबी कौन सी है? याग तजी नदी है, वो सबसे लंबी है। याग तजी नदी के बारे में गाइस बात करें तो ये चीन की सबसे लंबी नदी है, जिसे सिकांग की पहाड़ी से निकलती है। ये कौन सी पहाड़ी से? चीन में एक पहाड़ी है सिकांग की पहाड़ी, वहां से निकलती है और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये बहती हुई कहाँ गिरती है? पूर्वी चीन सागर में। ये है, ये पूर्वी चीन सागर है, यहाँ पर ये नदी है वो गिर जाती है। ठीक है। गाइस, ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और ये पूर्णतः चीन में बहती है, अर्थात पूर्ण रूप से चीन में बहने वाली एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी भी है। ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी है, जो कि पूर्णतः चीन में बहती है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 6300 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है। यहाँ पे कुछ नदियों के ऑप्शन है, मेकोंग, अमेजोन, गंगा, इनके बारे में वो देख लेते हैं अपन। तो मेकोंग नदी के बारे में देखें तो मेकोंग नदी है वो दक्षिण पूर्वी एशिया की एक प्रमुख नदी है। कौन सा? अपना जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 6 देशों से होकर बहती है, जिनमें अपना चीन, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। ये 6 देश है, यहाँ से होकर ये नदी बहती है और बहती हुई ये अपना जो दक्षिणी चीन सागर है, यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर में ये नदी है वो गिर जाती है। ठीक है। गाइस, ये नदी है लाओस और थाईलैंड के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। ये देख सकते हैं आप, ये है अपना थाईलैंड और ये है अपना लाओस। ठीक है। मैप में देखिए, ये जो सीमा है ये बना रही है लाओस और थाईलैंड के बीच में। इसमें में देख सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया का जो लाओस है गाइस वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, अर्थात किसी समुद्र को ये देश है वो छूता नहीं है, बाकी सभी देश नहीं समुद्र को छूते हैं। ठीक है। दोस्तों, इस नदी पर एक मेको गंगा सहयोग समझौता भी है। मेकोंग नदी के साथ भारत और आसियान देशों के बीच में कार्यक्रम, पर्यटन, शिक्षा, संचार आदि को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट नदी है अमेजोन नदी। अमेजन नदी है गाइस वो दक्षिणी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी है।
जो कि आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे लंबी नदी और लंबाई के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आयतन अर्थात प्रवाह के हिसाब से, पानी की मात्रा के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी लंबी है, और दूरी के हिसाब से गाइस नील नदी के बाद में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यहाँ देखिए, दूसरी सबसे लंबी नदी है दूरी के हिसाब से नील नदी के बाद में। गाइस ये नदी है वो ब्राजील, पेरू, बोलीविया, कंबोडिया और इक्वेडोर 5 देशों से बहती है। कौन कौन से हैं? ब्राजील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया और इक्वेडोर। ठीक है, ये नदी है वो पेरू से निकलती है। पेरू की जो एंडीज पर्वतमाला है, जो कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है, वहां से निकलती है और लास्ट में ये जो अपना अटलांटिक महासागर है, वहां पर ये गिर जाती है। ठीक है, ये है अटलांटिक ओशन, यहाँ से गिरती है और यहाँ से ये अपना जो एंडीज पर्वत है, यहाँ से ये नदी यूं निकलती है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी है। इस पर गाइस कोई पुल भी नहीं बना हुआ है, और ये नदी है वो अधिकांशतः ब्राजील क्षेत्र में बहती है। ये कौन सा है? ये ब्राजील देश है। ब्राजील में बहने वाली ये महत्वपूर्ण नदी है, जो कि अमेजन के बेसिन है उनके लिए ये महत्वपूर्ण काम करती है। ठीक है, गंगा नदी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस कला से है? गाइस बताइए, मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई है गाइस वो भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। अपन भरतनाट्यम के बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो गाइस 19वीं शताब्दी के शुरुआत में राजा सतजी, कौन? राजा सतजी के द्वारा समर्पित तंजोर चौकड़ी है, ने समकालीन भरतनाट्यम प्रदर्शन को पेरिस थीम का आकार दिया, जिसे तंजोर नाट्य कला के नाम से भी जाना जाता है। तंदूर चौकड़ी में कौन कौन है? कोयन्ना, त्रिचन्नया, शिवानंद और वेडुली, वेडी वेली। ठीक है दोस्तों, भारतनाट्यम है वो एक तरह का एकल नृत्य है, जिसमें नर्तक प्रवृत्ति और अभिनय के माध्यम से साहित्य को व्यक्त करता है। कैसे करता है? नर्तक है वो मूवमेंट करता है, अभिनय करता है, उसके माध्यम से साहित्य होता है जो अपना साहित्य है उसको ये व्यक्त करता है। ये एकहार्य शैली को प्रदर्शित करने वाला महत्वपूर्ण नृत्य है। जैसा एकहार्य शैली को प्रदर्शित करता है, जहाँ एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। गाइस इस नृत्य के उद्गम के बारे में बात करें तो इस नृत्य का उद्गम है वो देवदासियों की विरासत है। अर्थात गाइस कुछ व्यक्तियां होती थी, बिन ब्याही लड़कियां होती थी, जिनको मंदिर को उपहार में दिया जाता था। उनका ब्याह है वो देवताओं से किया जाता था, जो कि मंदिर के प्रांगण में डांस वगैरह करती थी। उन्हीं के द्वारा भरतनाट्यम जो नृत्य है, जो कि तमिलनाडु का नृत्य है, इसके प्रदर्शन के ढंग के बारे में बात करें कि अर्थात जो भरतनाट्यम है वो किया कैसे जाता है। तो गाइस इसकी शुरुआत है वो देवताओं के आह्वान के साथ शुरू होती है। फिर आता है इसका जो पहला अंश होता है उसका नाम होता है अल्लारितो। ये देखिए अल्लारितो इसका प्रथम अंश होता है, जिसका मतलब होता है फूलों का खिलना, जो ध्वनि अक्षरों के उच्चारण के साथ शुद्ध नृत्य का मिश्रण होता है। इसके बाद में आता है जाति सवरम। जाति सवरम है वो कर्नाटक संगीत के आधार पर आधारित एक विशुद्ध लय लघु नृत्य करती है। ठीक है, इसमें साहित्य शब्दों का गाइस अभाव होता है, इसमें अदाओ भी शामिल होता है। ठीक है, जो कि विशुद्ध नृत्य अनुक्रम शामिल है। ठीक है, फिर इसमें शब्दम आता है। शब्दम है गाइस वो जाति सवरम है उसका अनुसरण करता है और शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाने वाला एक नाटकीय अंश होता है। फिर वर्णम का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों के अभिनव इसमें शामिल होते हैं। दोस्तों नर्तक अपने तालबंद कौशल का प्रदर्शन करते हुए दो गतियों पर जटिल तालबंद स्वरूप को इसमें प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसके बाद अभिनय का उपयोग है वो साहित्यिक पद्धतियों को चित्रित करने के लिए किया जाता है। तो नर्तक के अभिनय कौशल और नृत्य कला की रचनात्मकता को प्रदर्शित करता है। दोस्तों एक सामान्य रचना में कीर्तनम, जिसका मतलब होता है जोर से पाठ करना, कर्तिस अर्थात संगीत पर जोर देना, और पदम और जवालिस शामिल है। क्या होता है इसमें? कीर्तनम, कर्तिस, पदम और जवालिस इसमें इंक्लूड होते हैं। दोस्तों कीर्तनम और कर्तियों में भक्ति प्रसंग है, ये दोनों इंक्लूड होते हैं, जबकि पदम और जवालिस में प्रेम प्रसंग होते हैं। ठीक है, कीर्तनम कर्तिस में क्या होते हैं? भक्ति पर, और पदम और जावलिस में क्या होते हैं? प्रेम प्रसंग इंक्लूड होते हैं। ठीक है, फिर आता है तिलन्ना। तिलन्ना प्रदर्शन का समापन करता है। यह साहित्य की कुछ पंक्तियों के साथ एक संगीतमय शब्दांश के का एक जीवंत नृत्य होता है। ठीक है,
तो इसका अंतिम भाग क्या होता है? किलन्ना। दोस्तों, प्रदर्शन दिव्य